एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं धातु कर्म। इसके पहले वाले वीडियो में धातु कर्म में प्रयुक्त विभिन्न पदों के अंतर्गत हम लोगों ने अयस्कों का सांद्रण समझा, निस्तापन को देखा, भर्जन को देखा। उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे धात्विक ऑक्साइड का धातु में अपचयन। तो अपचयन की विधियां हम लोग आज समझेंगे। धात्विक ऑक्साइड का धातु में जो अपचयन है वह धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति के अनुसार अपचयन की भिन्न भिन्न विधियां हैं। तो सबसे पहले अपचयन की जो विधि हम लोग देखेंगे वह है तापीय अपचयन, थर्मल रिडक्शन। क्या है तापीय अपचयन? धात्विक ऑक्साइड को उच्च ताप पर किसी उपयुक्त अपचायक के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं तापीय अपचयन। इस प्रक्रिया में धातु पिघली हुई अवस्था में हमको प्राप्त होती है, अतः इस प्रक्रिया को प्रगलन भी कहा जाता है। तो तापीय अपचयन को ही हम प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। अब तापीय अपचयन की भी आगे दो भिन्न भिन्न विधियां हैं। एक है कार्बन अपचयन विधि और दूसरा है एल्यूमिनियम अपचयन विधि। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन अपचयन विधि। इस विधि में अपचायक के रूप में कार्बन को लिया जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड लिया जाए। जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाकर यदि इसे 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ये जो कार्बन अपचयन विधि है इसमें धात्विक ऑक्साइड के साथ एक गालक भी मिलाया जाता है, एक पदार्थ मिलाया जाता है गालक, जो अशुद्धियों से क्रिया करके धातु मल बनाता है। तो आगे हम लोग गालक को भी समझेंगे और धातु मल को भी समझेंगे। तो कार्बन अपचयन विधि में धात्विक ऑक्साइड में कोक और गालक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे धात्विक ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम अपचयन विधि। इसको गोल्ड स्मिथ थर्माइट विधि भी कहा जाता है। इसमें अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम लिया जाता है और इससे क्रोमियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड आदि का अपचयन किया जा सकता है। तो इस विधि में धात्विक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु में अपचयित किया जाता है। तो तापीय अपचयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लोग अलग से समझेंगे नोट करके। सबसे पहले एलिंगम वक्र। अभी आपको बताया कि तापीय अपचयन विधि में धात्विक ऑक्साइड को किसी उपयुक्त अपचायक के साथ उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो इस उपयुक्त अपचायक का जो चयन है यह एलिंगम वक्र के आधार पर किया जाता है। ये एलिंगम वक्र क्या है? तो एलिंगम ने किसी धात्विक ऑक्साइड के निर्माण में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और परम ताप के मध्य ग्राफ खींचा। इसमें बहुत सारे ऑक्साइडों को उन्होंने प्रदर्शित किया है। एक तरफ मानक मुक्त ऊर्जा और दूसरी तरफ परम ताप दिया गया है और इसमें ग्राफ खींचा गया है। और इस ग्राफ को देख करके हमें किसी धात्विक ऑक्साइड के अपचयन की सरलता और उसमें प्रयुक्त उपयुक्त अपचायक का चुनाव करने में सहूलियत होती है। तो एलिंगम वक्र है किसी धात्विक ऑक्साइड के निर्माण में मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और परम ताप के मध्य खींचा गया ग्राफ। और इस ग्राफ की सहायता से हम किसी धात्विक ऑक्साइड के अपचयन के लिए उपयुक्त अपचायक का चुनाव कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गालक। तापीय अपचयन में धात्विक ऑक्साइड के साथ गालक मिलाया जाता है। गालक वे पदार्थ हैं
जो धात्विक ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियों के साथ, अधात्री के साथ क्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाते हैं, जिसका घनत्व पिघली हुई धातु से कम होने के कारण वह ऊपर तैरते रहता है, जिसको हम धातुमल कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड में उपस्थित अशुद्धियों को धातुमल के रूप में पृथक करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको हम गालक कहते हैं। यह गालक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। यह अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अशुद्धियां क्षारीय हैं तो गालक अम्लीय होगा, जैसे सिलिका SiO2 अम्लीय गालक है। और अगर अशुद्धियां अम्लीय प्रकृति की हैं तो वहां जो गालक मिलाएंगे वो क्षारीय प्रकृति का होगा, जैसे चूना हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, डोलामाइट होता है जो चूना और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इन सबको हम क्षारीय गालक के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे धातुमल। अभी आपको बताया कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गालक के साथ क्रिया करके एक गलनीय पदार्थ बनाती हैं जो पिघली हुई धातु पर तैरते रहती है। इसी को हम कहते हैं धातुमल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्माइट वेल्डिंग। ये जो तापीय अपचयन का सेकेंड मेथड हम लोगों ने देखा है, एल्यूमिनियम अपचयन विधि, तो इसी से संबंधित है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट कहा जाता है 3 भाग हेमेटाइट और 1 भाग एल्यूमिनियम चूर्ण के मिश्रण को। इनकी क्रिया में उच्च ताप उत्पन्न होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न होता है और हेमेटाइट का लोहे में अपचयन हो जाता है। और जो लोहा प्राप्त होता है पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस पिघले हुए लोहे को हम मशीनों के पुर्जे या टूटे हुए गार्डर को वेल्डिंग करने में प्रयुक्त करते हैं। इसको एक चित्र से समझते हैं। चित्र में एक क्रूसिबल है, क्रूसिबल में थर्माइट मिश्रण लिया गया है। अभी बताया आपको थर्माइट मिश्रण क्या है, 3 भाग हेमेटाइट और 1 भाग एल्यूमिनियम चूर्ण। और इसको मैग्नीशियम तार के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। बीच में बेरियम परऑक्साइड रहता है जो प्रज्वलन में सहायक होता है। और इस क्रूसिबल के नीचे एक ढक्कन लगा होता है और ढक्कन के ठीक सीध में अग्निसह ईंटों का सांचा बनाकर जो टूटे हुए लोहे के गार्डर हैं उनको फिट कर दिया जाता है। जैसे ही क्रिया संपन्न होती है, लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, क्रूसिबल के पेंदे में इकट्ठा हो जाता है। उस स्थिति में ढक्कन को खोल दिया जाता है तो पिघला हुआ लोहा टूटे हुए स्थान पर गिरकर गार्डरों को जोड़ देता है। तो इस प्रकार थर्माइट वेल्डिंग टूटे हुए मशीनों के पुर्जे या बड़े बड़े लोहे के गार्डरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये जो हमने नोट करके जो अलग से देखा है, यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एलिंगम वक्र पे प्रश्न बनता है, गालक पे प्रश्न बनता है, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। धातुमल की परिभाषा, थर्माइट वेल्डिंग, इसमें थर्माइट क्या है पूछा जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां हमने देखा तापीय अपचयन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्व अपचयन। कुछ अयस्क ऐसे हैं जिनके अपचयन के लिए अलग से कोई अपचायक मिलाना नहीं पड़ता है। वहां जो क्रिया संपन्न होती है उसी में कोई ऐसा उत्पाद बनता है जो बाकी बचे हुए अयस्क को धातु में अपचयित कर देता है। तो चलिए देखते हैं स्व अपचयन। स्व अपचयन विधि विशेषकर मरकरी, लेड, एंटीमनी, कॉपर, इनके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। इस विधि में धात्विक अयस्क के साथ अलग से कोई अपचायक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वहां होने वाली अभिक्रिया में कोई एक ऐसा उत्पाद बनता है जो बाकी बचे हुए धात्विक अयस्क को धातु में अपचयित कर देता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कॉपर के निष्कर्षण में बेसेमर प्रक्रम में, कॉपर का निष्कर्षण हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर
बेसेमर प्रक्रम भी पढ़ेंगे। बेसेमर प्रक्रम में कॉपर सल्फाइड का वायु के द्वारा कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तन होता है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये शेष बचे हुए कॉपर सल्फाइड को कॉपर धातु में अपचयित कर देता है। तो इस प्रकार यहां जो कॉपर ऑक्साइड है, ये स्व अपचायक का कार्य करता है, शेष बचे हुए अयस्क का अपचयन कर देता है। अलग से कोई अपचायक मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां अभिक्रिया में ही बना है कॉपर ऑक्साइड, जो बाकी बचे हुए Cu2S को Cu धातु में अपचयित कर देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन। यह विधि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं जैसे क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्यूमिनियम, इनके निष्कर्षण में प्रयुक्त होती है। इस विधि के द्वारा हम सोडियम प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं, ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं। अतः विद्युत अपघटन करने के लिए इन धातुओं के लवण को हम पिघली हुई अवस्था में लेकर विद्युत अपघटन करते हैं। उदाहरण के लिए NaCl का हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो NaCl को जब हम पिघलाएंगे तो हमको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेगा, और इसका विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्लोरीन मुक्त होगा और कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया होती है, तो इस प्रकार कैथोड पर हमको सोडियम मिलता है। तो इस विधि में धातु कैथोड पर मुक्त होती है। अब यहां याद रखना होगा, जैसा कि अभी बताया आपको, कि इस विधि में धातु के लवण को पिघली हुई अवस्था में लेके उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। कभी भी जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता है। यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के लवण का पिघली हुई अवस्था में ही विद्युत अपघटन संभव है, जलीय विलयन में विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है। तो देखिए, यदि अगर हम जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे तो जैसे ही कैथोड पर धातु मुक्त होगी, जैसे यहाँ पे सोडियम का उदाहरण लिया है कि कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा और ये वहां उपस्थित जल से क्रिया कर लेगा और जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करने लगेगा। तो कैथोड पर धातु के स्थान पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो इस प्रकार पिघली हुई अवस्था न लेकर के अगर जलीय विलयन लिया जाए इन धातुओं के लवण का विद्युत अपघटन के लिए, तो कैथोड पर धातु के स्थान पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और यह खाली स्थान के रूप में एमपी बोर्ड में पूछा गया है कि प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर खाली स्थान प्राप्त होगा, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये जो विद्युत अपघटनी अपचयन है, यहां से भी प्रश्न बने हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खासकर जो ये बताया कि जलीय विलयन का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कई बार पूछा गया है। और किन धातुओं का विद्युत अपघटन किया जाता है, इस विधि से किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, तो प्रबल धन विद्युतीय धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा किया जाता है। अब अपचयन की विधियों में अंत में हम लोग देखेंगे अवक्षेपण विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। विद्युत रसायन में भी हम लोगों ने पढ़ा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में यह बात बताई गई है। उदाहरण के लिए जैसे कॉपर सल्फेट से अगर हमको कॉपर प्राप्त करना है, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु लोहा है, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेंगे और उसमें लोहा मिला देंगे, तो लोहा फेरस सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और वहां पर कॉपर धातु मुक्त हो जाएगी। तो अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को
उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, अवक्षेपित कर देती है। तो अवक्षेपण विधि के द्वारा भी हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो ये अपचयन की विधियां हैं, प्रमुख विधियां, और यहां से प्रश्न बनते हैं। अपने सिलेबस में इतने ही हैं, इसके अलावा भी कुछ विधियां हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है। तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि जब धातु प्राप्त हो जाती है तो धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होती है, उसका शोधन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो आगे धातुओं के शोधन की विधियां, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना है।